देखिए लास्ट टर्न पे आप लोगों को बता दिया गया था लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। इसका अनदर फॉर्म भी आपको बता दिया गया था कि लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का अनदर फॉर्म किस तरह से रीराइट किया जाता है। ठीक है, एक थ्योरम लिखिए। अब इसके बाद लिखिए, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज, नीचे से पहला पॉइंट लिखिए, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तीसरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एनी x belongs to open interval AB, for any x belongs to open interval AB, then f is strictly increase, then f is strictly increase, then f is strictly increase, then f is strictly increase on closed interval AB, then f is strictly increase on closed interval AB। देखिए पहले तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीमेंट का मतलब मान लीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज का मतलब ये होता है कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 भी ग्रेटर देन fx2 होगा। इसको जनरली हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा होता है। लेकिन जब कभी स्ट्रिक्टली शब्द का यूज़ होता है तो उसमें हम लोग इस इनइक्वलिटी को हटा देते हैं और केवल ग्रेटर देन या लेस देन की बात करते हैं। तो स्ट्रिक्टली शब्द हट जाता है व्हेन एवर वी विल टॉक अबाउट स्ट्रिक्टली वर्ड। जब कभी स्ट्रिक्टली शब्द की बात करेंगे तो ग्रेटर देन हट जाता है और इस इक्वलिटी हट जाता है और ग्रेटर देन या लेस देन की केवल बात करते हैं। ठीक है, डालिए प्रूफ। प्रूफ में लिखिए, लिखिए लेट x1 x2, let x1 x2 be any two points of closed interval AB, let x1 x2 be any two points of closed interval AB such that x1 less than x2, such that x1 less than x2, let x1 x2 be any two points in closed interval AB such that x1 less than x2, then by Lagrange's mean value theorem, then by Lagrange's mean value theorem, then by Lagrange's mean value theorem, comma we have then by Lagrange's mean value theorem, comma we have लिखिए, लैग्रेंजे ने कहा था कि fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f डैश x ग्रेटर देन ज़ीरो, वेयर x कहीं और नहीं बल्कि x1 और x2 के बीच में लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट fx2 माइनस fx1 upon x2 minus x1 is greater than 0. This implies that fx2 minus fx1 greater than 0.
दिस implies that f(x2) greater than f(x1) whenever, जबकि आपने ये कंडीशन को एज्यूम किया है whenever x2 greater than x1, whenever x2 greater than x1, ये इस चीज़ को शो करता है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। उतार डालिए। आज इसके जितने भी थियोरेटिकल पोर्शन है वो मैं ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद केवल और केवल इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह जाएगा, वो भी आपका जल्दी हम ख़त्म कर देंगे, 1-2 दिन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ख़त्म करते ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अप्रोच कर जाएंगे, रिमानियन इंटीग्रल, आफ्टर देन रिमानियन स्टिल्जेस इंटीग्रल। नीचे से लिखिए, thus fx is strictly increase, thus fx is strictly increase on open interval AB, thus fx is strictly increased on open interval AB। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, नेक्स्ट, इफ द फंक्शन fx, if the function fx satisfies the condition of, if the function fx satisfies the condition of Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem, and f dash x is equal to 0, and f dash x is equal to 0 for every x belongs to closed interval AB, for every x belongs to closed interval AB, then fx is constant on closed interval AB, then fx is constant on closed interval AB। कह रहा है कि कोई फंक्शन fx है वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही साथ f डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो आपको शो करना है कि fx कांस्टेंट होगा क्लोज्ड इंटरवल AB में। देखिए कोई भी फंक्शन कांस्टेंट कब होता है, अगर हम क्लोज इंटरवल AB में कोई भी दो आर्बिटेरी पॉइंट ले ले x1 और x2, अगर x1 पे फंक्शन की वैल्यू दैट इज fx1, x2 पे फंक्शन की वैल्यू दैट इज fx2 आपस में इक्वल हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि वो आर्बिटेरी पॉइंट पर सेम वैल्यू दे रहा है तो सारे के सारे पॉइंट्स पर सेम वैल्यू देगा, और कोई फंक्शन अगर सारे पॉइंट्स पे सेम वैल्यू देता है तो उस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लिखिए, लेट x1 कॉमा x2, let
x1 comma x2 be any two arbitrary points, be any two arbitrary points of closed interval AB then by Lagrange's mean value theorem, comma we have Lagrange's का थ्योरम होता है fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f डैश x ग्रेटर देन 0, जहां आपने ये मेंशन किया था कि x2 और x1 के बीच का कोई पॉइंट है सच दैट x1 ग्रेटर देन x2, उल्टा लिख दिया ये x2 ग्रेटर देन x1 सच दैट x2 ग्रेटर देन x1। एक्चुअली होता क्या है, अगर x2 x1 से बड़ा होगा तब यहाँ आप x2 माइनस x1 लिखेंगे, और अगर x1 x2 से बड़ा होगा तो x1 माइनस x2 लिखेंगे। x2 माइनस x1 होगा तो fx2 माइनस fx1 होगा, x1 माइनस x2 होगा तो fx1 माइनस fx2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। सिंस x2 की वैल्यू x1 से अधिक है तो आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे fx2 माइनस fx1 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट fx2 ग्रेटर देन fx1। ठीक, जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है f डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू बस 0 कर दीजिए। ऐसे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ अगर आपको इक्वल टू दे दिया है तो इक्वल टू का यूज़ करेंगे, मिलेगा fx1 इज इक्वल टू fx2, जहाँ x1 और x2 फॉर एवरी x1 कॉमा x2 कहीं और का नहीं बल्कि क्लोज्ड इंटरवल AB का मेंबर है। उतार दीजिए। हो गया भाई। नीचे से लिखिए, दस fx इज कांस्टेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। Thus fx is constant on closed interval AB. Thus fx is constant on closed interval AB.
thus fx is constant on closed interval ab. नेक्स्ट लिखिए कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, लगाइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट, ये लास्ट थ्योरम है। अब हम लोग आर्टिकल पे अप्रोच करेंगे। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट, लिखिए इसमें कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। लिखिए if two functions fx and gx defined on closed interval ab, if two functions fx and gx defined on closed interval ab, if two functions fx and gx defined on closed interval ab are पहला continuous on closed interval ab, दूसरा differentiable on open interval ab, तीसरा g dash x does not equal to 0 for every x belongs to open interval ab। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में लिखिए इफ टू फंक्शंस fx एंड gx डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab आर, पहला पॉइंट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab, दूसरा डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab, तीसरा g डैश x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab। नीचे से लिखिए देन there exists at least one real number c, then there exists at least one real number c, then there exists at least one real number c between a and b, such that between a and b such that f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa upon gb minus ga। एक्चुअली में क्या इसकी डेफिनेशन होती है एफ बी माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए, इसकी डेफिनेशन होती है जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया, बस इतना ही हुआ है। ठीक है, लिखिए, लिख लीजिए फिर डालिए प्रूफ। देखिए आपको हमने पहले भी बताया जैसे जो इस तरीके के थ्योरम होते हैं जो बेसिकली नाम से जाने जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर प्रूफ होता है। उसमें ये चीज़ नहीं होती कि ये क्यों लिखा, ये क्यों आया, ये क्यों मेंशन किया, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पेशली उस मैथमेटिशियन ने काम किया उसी तरीके से और अपने नाम पे ही उस थ्योरम को रख दिया। तो ऐसे जो थ्योरम्स होते हैं जो नाम पे डिफाइन होते हैं, कॉशीज हो गया, लैग्रेंजेस हो गया, रोल्स थ्योरम हो गया, इसमें इफ बट नहीं होता है, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, इनका एक पैटर्न होता है करने का और हर बार हमको उसी पैटर्न पे ही करना पड़ता है। अगर इसमें कोई फंक्शन कंसीडर किया तो आपको हर बार वो फंक्शन कंसीडर करना है, फिर उस फंक्शन के साथ क्या क्या ऑपरेशंस किया गया है वो आपको करने ही करने हैं।
तो इसमें इफ़ बट वाली बात नहीं आनी चाहिए कि क्यों मैम ये क्यों फंक्शन कंसीडर कर रहा है, ये क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये क्यों वैल्यू पुट कर रहा है, ये क्यों मतलब लैग्रेंजेस को इसमें ला रहा है। तो इसमें इफ़ बट नहीं होता है, दे ऑल हैव देयर ओन पैटर्न्स। उसी पैटर्न पे आपको अपने थ्योरम्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी ये जो नाम वाले थ्योरम होते हैं, जो मैथमेटिशियंस के नाम पे उनके खुद के थ्योरम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको मतलब ऐसा इग्नोरेंस के टाइप से मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उसी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, लिखिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट अस कंसीडर द फंक्शन, let us consider the function, let us consider the function phi x is equal to fx plus a gx। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। let us consider the function phi x is equal to fx plus a gx, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए। नीचे से लिखिए, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट, नीचे से लिखिएगा फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, सच दैट फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। अब देखिए, फाई ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की जगह सब में a पुट कर देंगे, मिलेगा एफ ए प्लस कैपिटल A, साथ में आएगा जी ए इज इक्वल टू फाई बी की प्रूफ करेंगे तो एफ बी प्लस ए, साथ में आएगा जी बी फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू, इसको आप उधर भेजोगे तो a, साथ में मिलेगा जी बी माइनस जी ए। दिस इम्प्लाइज दैट, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि जो रिजल्ट लाना है उसमें b पहले a बाद में है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, साथ में आएगा जी बी माइनस जी ए। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। इसको कंसीडर्ड कर लीजिए एज इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को ए कांस्टेंट था और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, माइनस ए की वैल्यू हमको मिल गई है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। उतारिए इतना। नीचे से लिखिए। देखिए आपको शुरू में ही कह दिया है कि एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और आपको पता है दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है, इसका मतलब फाई एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा।
अगेन आप जानते हैं f(x) और g(x) दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल होता है, तो phi(x) भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब phi(x) कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ phi(a) इज इक्वल टू phi(b) है। तो अब इस पे रोल्स थ्योरम आप आराम से लगा सकते हैं। नीचे से लिखिए, सिंस द फंक्शन phi(x), since the function phi(x) is the sum of SUM is the sum of two continuous and differentiable function, since the function phi(x) is the sum of two continuous and differentiable function, नीचे से लिखिए therefore we have पहला पॉइंट लिखिए, phi(x) is continuous on closed interval AB, phi(x) is continuous on closed interval AB, phi(x) is continuous on closed interval AB। दूसरा, phi(x) is differentiable on open interval AB, phi(x) is differentiable on open interval AB, phi(x) is differentiable on open interval AB। और तीसरा, phi(a) is equal to phi(b), phi(a) is equal to phi(b। नीचे से लिखिए, then by Rolle's theorem, comma, there must exist a real number C, there must exist a real number C between small a and small b, between small a and small b। क्या कहते थे रोल्स, कि अगर a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट phi(c) इज इक्वल टू 0, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3, सच दैट phi(c) इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी हैव, इक्वेशन 1 में हमको दिया गया है phi(x) इज इक्वल टू fx प्लस agx, जो इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट phi(x) इज इक्वल टू f(x) plus a(g)x, this implies that phi(c) is equal to f(c) plus a(g)c, this implies that phi(c) की वैल्यू 0 है, तो f(c) plus a(g)c is equal to 0 from equation 3। उतारिए इतना। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, इससे देखिए -a, इसको उधर भेज रहे हैं, g(c) इज इक्वल टू f(c), दिस इम्प्लाइज दैट -a इज इक्वल टू f(c) अपॉन g(c), इसको हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। अब 2 और 4 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 कॉमा वी हैव, 2 और 4 को अगर आप देखें तो दोनों का LHS सेम है, तो RHS भी सेम हो जाएगा, मिलेगा f(c) अपॉन g(c) इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga। चलो, ये आपके थ्योरम का प्रूफ हो गया। उतारिए इतना। अब बस एक छोटा सा आर्टिकल है अनदर फॉर्म, उसको कंप्लीट करा दे रहे हैं, बाकी का सोल्यूशन वगैरह अब नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। क्वेश्चन है, लगभग 2 घंटा लगेगा क्वेश्चन खत्म करने में, जब कभी दो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश, फिर हम लोग रिमानियन इंटीग्रल पढ़ेंगे। फटाफट उतारिए उसको।
हो गया होगा अब तक। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए अनदर फॉर्म, इसी में डालिएगा अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म एक बार मैंने पहले भी आप लोगों को कराया है, उसमें करते क्या थे, b की जगह a प्लस एच पुट कर देते थे, कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा, b की जगह a प्लस एच लिखिए अनदर फॉर्म में। देख लीजिए थोड़ा सा कैसे होता है। अनदर फॉर्म में मैंने क्या कहा, b की जगह पुट कर देते हैं a प्लस एच, तो c आपका a और b के बीच में लाई करता है, तो अब आपका c a और a प्लस एच के बीच में लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट पूरे में से a को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो a माइनस ए लेस देन c माइनस ए लेस देन a प्लस एच माइनस ए। जैसे ही आप माइनस ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे ये इनइक्वालिटी आपको मिलेगी। दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस ए 0 लेस देन c माइनस ए लेस देन h। दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन c माइनस ए, h से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 अपॉन h 0, ये h लेस देन 1। अब पुट कर दीजिए c माइनस ए अपॉन h इज इक्वल टू थीटा, तो ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू a प्लस थीटा h। ठीक, तब ये इनइक्वालिटी क्या बनेगी, देखिए f डैश c की जगह a प्लस थीटा h अपॉन g डैश c की जगह a प्लस थीटा h इज इक्वल टू f b की जगह a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन g b की जगह a प्लस h माइनस जी ए, वेयर जहाँ आप मेंशन कर सकते हो वेयर c माइनस ए अपॉन एच की जगह थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, इसी को हम लोग अनदर फॉर्म कहते हैं। लिखिए इफ टू फंक्शंस fx एंड gx, if two functions fx and gx defined on क्लोज्ड इंटरवल ए बी था, तो b की जगह a प्लस एच। इफ टू फंक्शंस fx एंड gx डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा a प्लस एच, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा a प्लस एच कॉमा आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा a प्लस एच कॉमा डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा a प्लस एच, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा a प्लस एच and g dash x does not equal to 0 and g dash x does not equal to 0 and g dash x does not equal to 0 for every x belongs to closed interval, for every x belongs to open interval a comma a plus h, for every x belongs to open interval a comma a plus h, then there exists at least one real number theta, then there exists at least one real number theta between 0 and 1, then there exists at least one real number theta between 0 and 1, then there exists at least one real number theta between 0 and 1 such that ये लाइन लिखिए और ये नीचे ब्रैकेट बना करके पूरा लिख डालिएगा। पहले भी एक बार लिखवाएं, इस बार फिर लिखवा रहे हैं, उतार लीजिए।